हेलो साथियों, मैं फिर आपके साथ आपके अपने चैनल में डीएलएड पल्लव पांडे। और आज हम चर्चा कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इन पेडागोजी की। पहले कुछ वीडियोस में हमने बात कर ली थी अप्रोच, मेथड और टेक्निक की, आप देख लीजिएगा। और आज हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड की, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। देखिए, वैसे ये मेथड आउट ऑफ डेटेड मेथड है, लेकिन ये बेसिक मेथड्स हैं, इसलिए इनकी चर्चा हमें करने की आवश्यकता है। तो चलिए हम चर्चा कर लेते हैं डायरेक्ट मेथड की। सबसे पहले पुनः एक बार हम इंट्रोडक्शन हम लोग ले लेते हैं, कुछ याद कर लेते हैं पुराने संदर्भों को कि एडवर्ड एंटनी नामक एक अमेरिकन भाषाविद हुए थे। उन्होंने सबसे पहले कैटेगराइजेशन किया था अप्रोच, मेथड और टेक्निक में। 1963 में इन्होंने कैटेगराइजेशन किया था, यानी कि अप्रोच, मेथड और टेक्निक AMT का यह क्रम रहता है। किसी भी आधार पर यह क्रम परिवर्तित नहीं होता है। क्यों नहीं परिवर्तित होता है, इसके लिए आप पहले का वीडियो आप देखिए, उसमें हमने डिटेल इसका एनालिसिस किया हुआ है। पूरा वीडियो इस संदर्भ में हमने अलग बना रखा है। AMT, अप्रोच, मेथड, टेक्निक, ये क्रम वही रहता है जिस तरह से LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग का रहता है। आगे के कुछ वीडियोस में आपसे हम लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग के बारे में विस्तृत चर्चा हम करेंगे। मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि ये यूट्यूब चैनल निर्माण करने का मेरा एकमात्र उद्देश्य है आप तक अधिकृत ऑथेंटिक कंटेंट एनालिसिस पहुँचाना। बाकी इस मेरे चैनल का और कोई उद्देश्य नहीं है, अतः आप इस मेरे चैनल से जुड़े रहें। ठीक है साथियों, तो एडवर्ड एंथनी की हमने बात की, अप्रोच, मेथड, टेक्निक क्रम की हमने बात की। चलिए और चर्चा कर लेते हैं मेथड की परिभाषा फिर हम बात कर लेते हैं। मेथड क्या है? मेथड इज एन ओवरऑल प्लान फॉर द ऑर्डरली प्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज मटेरियल। हमें जो भी लैंग्वेज मटेरियल हम कहाँ प्रस्तुत करेंगे, कक्षा में। कक्षा में जो लैंग्वेज मटेरियल हमको जो प्रेजेंट करना है, उसको प्रेजेंट करने के लिए जो हम क्रमबद्ध तरीके से जो प्लानिंग जो करते हैं, वो मेथड कहलाती है। हम फिर रिपीट कर रहे हैं, मेथड अप्रोच पर आधारित होता है, और जो मेथड जो होता है उसका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है, उसको लागू करना जो होता है, वो टेक्निक कहलाती है। मैं फिर आपसे कहूँगा आप पहले का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, जिसमें अप्रोच, मेथड और टेक्निक के बारे में हमने विस्तृत चर्चा की हुई है। और सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन पॉइंट होता है अप्रोच, मेथड, टेक्निक की परिभाषा। अप्रोच, मेथड, टेक्निक क्या है, आप उस वीडियो को देखिएगा, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। विच इज एसेंशियली बेस्ड ऑन सेलेक्ट अप्रोच। कोई ना कोई अप्रोच होता है जिसके आधार पर यह मेथड का निर्माण किया जाता है। और मेथड जो होता है वो कक्षा में किस तरह से पढ़ाना है, इसकी प्लानिंग जो होती है वो मेथड के तहत आती है। आप कह सकते हैं जो हमारी प्लानिंग होती है, प्लानिंग कितने प्रकार की होती है? इंग्लिश में प्लानिंग 3 प्रकार की होती है। आगे हम उसके भी वीडियो आपसे बना करके मैं आपसे चर्चा करूंगा। जो प्लानिंग जो है वो 3 प्रकार की है, कौन कौन सी है? कोर्स प्लान, यूनिट प्लान और लेसन प्लान। इसकी हम आने वाले वीडियोस में विस्तृत चर्चा करेंगे, है ना। तो मेथड की परिभाषा आप एक बार और एनालिसिस करके देख लीजिएगा। मेथड इज ओवरऑल प्लान फॉर द ऑर्डरली प्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज मटेरियल इन द क्लासरूम, जो कि आधारित होता है किसी न किसी सेलेक्टेड अप्रोच पर। चलिए डायरेक्ट मेथड की आज हम बात कर लेते हैं। डायरेक्ट मेथड वाज एन आंसर टू द डिससेटिस्फैक्शन ऑफ द ओल्डर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। हमने ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की कमियां हमने पहले वीडियो में चर्चा की थी, आप उसको अच्छी तरह देख लीजिएगा। देखिए, एक और मजे की बात यह है कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड आउट ऑफ डेटेड हो गया है। तो उस मेथड को आउट ऑफ डेटेड करने के लिए भाई वाद का तो प्रतिवाद हो गई है ना, विरोध तो हो गई। तो उस मेथड के पर जो लोगों का विरोध था, उसके परिणाम स्वरूप यह डायरेक्ट मेथड का उदय हुआ, उसके अस्तित्व में आया। वे टीचर स्टूडेंट्स ग्रामर एंड वोकेबलरी थ्रू डायरेक्ट ट्रांसलेशन एंड दस फोकसेस ऑन द रिटन लैंग्वेज। ये क्या करता था कि सीधे जो था डायरेक्ट ट्रांसलेशन पर आधारित होता था, सीधे अनुवाद पर आधारित होता था। अनुवाद किसमें किया जाता था? टारगेट लैंग्वेज से मदर टंग में अनुवाद किया जाता था, और अनुवाद करके रिटन लैंग्वेज पे सबसे ज़्यादा, राइटिंग फॉर्म पे सबसे ज़्यादा इस पर आधारित इसको किया जाता था। देयर वॉज एन अटेम्प्ट टू सेट अप कंडीशंस दैट इमिटेट मदर टंग एक्विजिशन, विच इज़ वाई द बिगिनिंग्स ऑफ दीज अटेम्प्ट्स वर कॉल्ड नेचुरल मेथड, है ना। इसमें सबसे बड़ी बात ये थी इस मेथड में कि इसमें जो आरंभ जो इसका जो था, उसमें मदर टंग एक्विजिशन जो था, मातृभाषा की जो प्राप्ति थी, उसको किसी न किसी रूप में इसको एक तरफ रखने का प्रयास किया जाता था। इससे इस प्रयास को नेचुरल मेथड कहा गया था। देखिए ध्यान की बात सुनिएगा, जो पहले वाला जो मेथड था उसको कौन सा मेथड? उसको ट्रेडिशनल मेथड कहते हैं, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को, और डायरेक्ट मेथड को नेचुरल मेथड कहा जाता है। यह महत्वपूर्ण बात, ध्यान रखने वाली बात है। लेकिन सबसे बेसिक बात इसमें यही है कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के विरोध में यह डायरेक्ट मेथड अस्तित्व में आया था।
18वीं 19वीं शताब्दी में क्या होता था, एट द टर्न ऑफ द 18th एंड 19th सेंचुरी, दो विचारधारक थे, जो विचारक थे, सोवेयर और फ्रैंक, इन्होंने ये प्रपोज किया दैट लैंग्वेज टीचिंग शुड बी अंडरटेकन विद इन द टारगेट लैंग्वेज सिस्टम। देखिए, जो ये दो विचारक थे, सोवेयर और फ्रैंक, इन्होंने सबसे पहले इस बात की शुरुआत की कि जो लैंग्वेज टीचिंग जो है वह टारगेट लैंग्वेज में ही पढ़ाई जानी चाहिए। यानी कि अगर आप टारगेट लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं तो टारगेट लैंग्वेज कौन सी हुई, सेकंड लैंग्वेज है ना। सेकंड लैंग्वेज भारत के संदर्भ में कौन सी है ना। हम आगे वाले वीडियो में इसकी भी आपसे फिर एक और चर्चा करेंगे कि फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, इंटरनेशनल लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज, इनमें क्या अंतर होता है इसकी हम और बात करेंगे। लेकिन उन्होंने जो सोवेर और फ्रैंक थे, इन्होंने कहा कि भाई जो आप जो टारगेट लैंग्वेज जब आप पढ़ा रहे हैं तो उसकी टारगेट लैंग्वेज को पढ़ाने में टारगेट लैंग्वेज का ही इस्तेमाल किया जाए, विच वाज द फर्स्ट स्टिमुलस टू द राइज टू द डायरेक्ट मेथड। ये सबसे जो शुरुआती रूप था डायरेक्ट मेथड का वो ये था। डायरेक्ट मेथड का शुरुआती रूप किनके विचारों से आया, फ्रैंक और सोवेर के विचारों से, जिन्होंने ये कहा कि अगर आप द्वितीय भाषा को पढ़ाते हैं तो द्वितीय भाषा से ही कक्षा की शुरुआत करें, कक्षा में पढ़ाएं। द डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग विच इज समटाइम्स कॉल्ड नेचुरल मेथड एंड इज ऑफन बट नॉट एक्सक्लूसिवली यूज्ड टीचिंग फॉरेन लैंग्वेजेस। देखिए, ये जो नेचुरल मेथड इसे माना जाता है और ये एक्सक्लूसिवली इसमें टारगेट लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है कक्षा शिक्षण में, जो कि रिफ्रेन करता है। रिफ्रेन का मतलब क्या होता है, रोकता है, चेक करता है, ध्यान रखिएगा, REFRENS, रेफरेंस यानी कि रोकता है, फ्रॉम यूजिंग द लर्नर्स नेटिव लैंग्वेज एंड यूज ओनली द टारगेट लैंग्वेज। जबकि पहले ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, देखिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एंड डायरेक्ट मेथड। अगर ये प्रश्न आप अच्छी तरह तैयार कर लेते हैं, अगर आप मेरा पहले वाले वीडियो देखेंगे तो उसमें आपका कॉन्सेप्ट ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और डायरेक्ट मेथड हम लोग अभी क्लियर कर रहे हैं। लेकिन ये दोनों ही दी टू मेथड्स आर द बेसिक मेथड्स, है ना। ये लैंग्वेज टीचिंग के बेसिक मेथड्स हैं। हालांकि मैं फिर आपसे रिपीट कर रहा हूँ, दोनों ही मेथड्स आउट ऑफ डेटेड होंगे, इन दोनों मेथड्स का आजकल इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन क्योंकि ये बेसिक मेथड्स हैं इसलिए इन्हें अध्ययन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अन्य जो मेथड है वो इनसे ही रिफाइन होकर के निकले हैं, अप्रोचेज जो है इन्हीं से रिफाइन होकर के निकली है ना। तो ये नेटिव लैंग्वेज के यूज को हतोत्साहित करते हैं और ये कहते हैं कि अगर आप टारगेट लैंग्वेज में हैं, अगर जैसे भारत के संदर्भ में अगर आप इंग्लिश की क्लास है, टारगेट लैंग्वेज की क्लास है, तो उसमें अंग्रेजी भाषा का ही इस्तेमाल होना चाहिए। ये इनका कॉन्सेप्ट है। और बिल्कुल अगर हम याद रखने के संदर्भ में अगर इस बात की चर्चा करें तो ये कहते हैं कि ईट इंग्लिश, ड्रिंक इंग्लिश एंड स्लीप इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश में ही सारा के सारा आपका कॉन्सेप्चुलाइजेशन होना चाहिए कक्षा में। किसी भी रूप में आपकी जो नेटिव लैंग्वेज है इसका इस्तेमाल कक्षा में नहीं होना चाहिए। यह इस डायरेक्ट मेथड का एक तरह से सोल है, इसका एक सेंटर पॉइंट है। चलिए बात कर लेते हैं आगे की। ये इंग्लैंड में इट वाज इस्टेब्लिश्ड इन इंग्लैंड अराउंड 1900 एंड कॉन्ट्रास्ट विद ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के विरोध में यह 1900 के आसपास इंग्लैंड में अस्तित्व में आया। यहाँ हम फिर बात करेंगे। देखिए इंग्लैंड में अस्तित्व में क्यों आया, क्योंकि हमने ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो चर्चा कर रहे थे तब हमने इस बात की चर्चा की थी कि उस वक्त इंग्लैंड में दो या तीन कुछ ऐसी मुख्य भाषाएं थी जिन्हें टारगेट लैंग्वेज के रूप में पढ़ाया जाता था। एक तो रोमन, एक ग्रीक और एक लैटिन, है ना। तो तीन भाषाओं को टारगेट लैंग्वेज के रूप में, सेकंड लैंग्वेज के रूप में पढ़ाया जाता था। एंड अदर ट्रेडिशनल अप्रोचेस एज वेल एज विद CJ डॉटसन। सो बाइलिंगुअल मेथड क्या है इसकी हम चर्चा आगे करेंगे। तो ये बाइलिंगुअल मेथड के भी एक तरह से विरोध में यह इस मेथड का अस्तित्व में आया था। It was adopted by key international language schools such as Barrett's and Ilingua in 1970s and many of language departments of the Foreign Service Institutes in US Department in 2012। ये बड़ी एक इसमें विचित्र बात ये रही कि इस मेथड को काफ़ी हद तक इसको स्वीकार किया गया। कई नोटेड इंटरनेशनल लैंग्वेज इंस्टीट्यूट्स ने, जिनमें से बर्लिट्स जो लिंगुआ माने हुए इंटरनेशनल जो सेकंड लैंग्वेज इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें इसको लागू किया गया। और US स्टेट डिपार्टमेंट ने भी 2002 में इस मेथड को, डायरेक्ट मेथड को स्वीकार किया। इन जनरल टीचिंग फोकसेस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ ओरल स्किल। देखिए ये इसकी जान है,
ये जो लाइन है ये एक तो पहला हमने जो एनालिसिस किया कि इसमें टारगेट लैंग्वेज को ही प्रोत्साहित किया जाता है ना, नेटिव लैंग्वेज के इस्तेमाल को हतोत्साहित किया जाता है। और दूसरा अब आप याद कीजिए ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, एक बार फिर वीडियो देख लीजिएगा। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या कहता है कि भी इसमें नेटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल ज़्यादा होगा और दूसरा रिटन फॉर्म का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होगा। लेकिन ये बिल्कुल उलट, ये लिसनिंग और स्पीकिंग पर सबसे ज़्यादा फोकस करता है। ये जो मेथड जो है लिसनिंग और स्पीकिंग, क्यों? क्योंकि भाई जैसा आप सुनोगे वैसा आप बोलोगे, है ना। जब टारगेट लैंग्वेज कक्ष में जब लिसनिंग करवाई जाएगी तभी तो बच्चा स्किल करेगा और स्पीकिंग करेगा। तो इसलिए यह ऑरल स्किल पर यह जो मेथड है ये सबसे ज़्यादा जोर देता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है साथियों, यह भूलिएगा मत। या इस पंक्ति की टीचिंग फोकसेस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द ऑरल स्किल, यह प्रश्न लगभग हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न होता है कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में किस स्किल पे जोर दिया जाता था और डायरेक्ट मेथड में किस स्किल के इस्तेमाल पर जोर दिया जाता है। ये इस बात को आप अच्छी तरह से याद रख लीजिएगा, ठीक है। परिभाषा चर्चा कर लेते हैं, आइए परिभाषा की। डायरेक्ट मेथड इन टीचिंग अ लैंग्वेज इज डायरेक्टली एस्टेब्लिशेस एन इमीडिएट एंड ऑडियो विजुअल एसोसिएशन बिटवीन एक्सपीरियंस एंड एक्सप्रेशन, words and phrases, idioms and meanings, rules and performance through the teacher's body and mental skills without the help of the learner's mother tongue। महत्वपूर्ण बात, वापस लर्नर्स मदर टंग, यानी कि कक्षा कक्ष का वातावरण एक शिक्षक द्वारा इस तरह से तैयार किया जाता है जिसमें कक्षा कक्ष की परिस्थितियों के अनुरूप तथा बच्चों के अनुभव के अनुरूप, बच्चों की आप आसपास के वातावरण के अनुरूप उन्हें भाव अभिव्यक्ति करने का इसमें स्वतंत्रता दी जाती है। लेकिन फिर ध्यान रखिएगा, भाव अभिव्यक्ति किसमें? टारगेट लैंग्वेज में। सेकंड लैंग्वेज में इन्हें भावाभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसमें प्रदान की जाती है। ये महत्वपूर्ण बात है, इसको आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट मेथड टीचिंग लैंग्वेज एम्स टू बिल्ड अ डायरेक्ट वे इनटू द वर्ड ऑफ द टारगेट लैंग्वेज, मेकिंग द रिलेशन बिटवीन एक्सपीरियंस एंड लैंग्वेज। टारगेट लैंग्वेज के जो शब्द हैं वो आपस में एसोसिएटेड होंगे और एसोसिएटेड होने के बाद बच्चे में यह अनुभव विकसित हो जाएगा कि वह इन टारगेट लैंग्वेज के शब्दों को जोड़ करके सेंटेंस बनाने लगेगा और सेंटेंस बना करके उनको वो एक्सप्रेशन करना लगेगा। एक्सप्रेशन किस पे? ऑरली, यानी कि स्पीकिंग फॉर्म में वो एक्सप्रेशन करने लगेगा। और फिर हम रिपीट कर रहे हैं, स्पीक कब करेगा? जब वो लिसन करेगा। आने वाले वीडियोस में हम LSRW पर आपको विस्तृत परिचर्चा करके हम इसको आपको बताएंगे। वर्क एंड आइडिया, काम और उसका जो विचार है उन पर। थॉट एंड एक्सप्रेशन रूल एंड परफॉर्मेंस, विचार और उनको परिणित करना, है ना। नियम कानून क्या है और किस किस आधार पे उसने अनुभवों को देखा है। कुल मिलाकर के व्यक्तिगत जीवन के अनुभवों को जब बच्चा कक्षा कक्ष में आकर के टारगेट लैंग्वेज में, सेकंड लैंग्वेज में अभिव्यक्त करता है तो वही आपके डायरेक्ट मेथड का कॉन्सेप्ट है। बस ये इसमें सबसे महत्वपूर्ण आप ये ध्यान रखिएगा। हम फिर वो बात आपको याद करने के लिए हम बता रहे हैं कि ये जो डायरेक्ट मेथड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग है, इसका जो गोल जो है वो है ईट इंग्लिश, स्लीप इंग्लिश एंड ड्रिंक इंग्लिश। चारों तरफ इंग्लिश का ही वातावरण कक्षा कक्ष में होना चाहिए। और ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के विरोध में उभरा हुआ अस्तित्व में आया मेथड है। और प्रारंभ में इस मेथड को भी अत्यधिक इसको जो नेम और फेम मिला था, अत्यधिक इंपॉर्टेंस इसको मिली थी। चलिए, दिस मेथड इंटेंड्स फॉर स्टूडेंट्स टू लर्न हाउ कम्युनिकेट इन द टारगेट लैंग्वेज। हमने पहले भी बात की थी कि इसमें ऑरल स्किल पर इसमें सबसे ज़्यादा इसमें जोर दिया जाता है, इसमें लिसनिंग पर जोर दिया जाता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो ये स्टूडेंट्स को किस पर कैसे आप कम्युनिकेट करते हैं, किस तरह से अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हैं, किसमें? टारगेट लैंग्वेज में, इसके लिए तैयार करता है। अगर आप देखते होंगे कि आजकल जो इंग्लिश टीचिंग इंस्टीट्यूट्स को, इंग्लिश स्पीकिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वहाँ जाने का मूल उद्देश्य क्या होता है? हम अपने आप को सेकंड लैंग्वेज में एक्सप्रेस करना चाहते हैं। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट द लर्नर शुड एक्सपीरियंस द न्यू लैंग्वेज इन द सेम वे एज ही और शी एक्सपीरियंस्ड हिज और मदर टंग। ये एक महत्वपूर्ण इसकी बात है। ये मान करके चलता है, हाइपोथेसिस, ये परिकल्पना ये मान करके चलता है कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लर्नर है वो नई भाषा को, सेकंड द्वितीय भाषा को उसी रूप में सीखे और उसी रूप में महसूस करे जिस रूप में वह मदर टंग को सीखता और मदर टंग को महसूस करता है। यानी कि सारे के सारे क्लासरूम में एनवायरनमेंट, सराउंडिंग एनवायरनमेंट उसका इस तरह से बनाया जाए कि बच्चा फील एट होम अपने आप को पाए, विदाउट कंसिडरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ हिज और मदर टंग। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मदर टंग जैसा इजीनेस हो
सराउंडिंग हो लेकिन मदर टंग का उसमें पुट ना हो, जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में है ना। ये इस मेथड की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये मेथड ये कहता है कि बच्चे में ओरल स्किल डेवलप करना, लिसनिंग स्किल डेवलप करना, बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, बच्चा उसी तरह से उसी इजी एनवायरनमेंट में रहेगा जिस एनवायरनमेंट में वो फर्स्ट लैंग्वेज में रहता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, फर्स्ट लैंग्वेज का एनवायरनमेंट जैसा इजी फील करेगा, लेकिन वहाँ फर्स्ट लैंग्वेज का इस्तेमाल, मदर टंग का इस्तेमाल नहीं होगा। आइए चर्चा कर लेते हैं इसके प्रिंसिपल्स क्या है, मार्गदर्शक तत्व इसके प्रमुख क्या है। क्लासरूम इंटरेक्शन इज कंडक्टेड एक्सक्लूसिव इन द टारगेट लैंग्वेज। देखिए महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है कि कक्ष में जाकर के नमस्ते बच्चों कैसे हो, आज आपने कैसे खाया, नहीं, इसके लिए ये नहीं है। इसमें टारगेट लैंग्वेज को बिल्कुल एक तरफ रखा जाता है। सेकंड लैंग्वेज क्लासरूम में इसमें क्या होगा, कक्ष की जो शुरुआत होगी वो एक्सक्लूसिवली टारगेट लैंग्वेज के रूप में होगी। Only everyday vocabulary and sentences are taught during the initial phases. जब प्रारंभिक, जब इसकी शुरुआत होगी कक्ष की, तो सिर्फ जो दिन प्रतिदिन में इस्तेमाल होने वाली वोकैब्स हैं, वर्ड पावर हैं, शब्दावलियाँ हैं अंग्रेजी की, उनका और वाक्यों का इसमें इस्तेमाल होगा। ग्रामर, रीडिंग एंड राइटिंग आर इंट्रोड्यूस्ड इन द इंटरमीडिएट फेज, है ना। देखिए इसमें महत्वपूर्ण बात देखिएगा, ग्रामर, रीडिंग एंड राइटिंग, है ना। जबकि अगर आप ये कब इंटरमीडिएट फेस, यानी कि बाद का जो फेस है, उच्च स्तर का जो फेस है बच्चे की पढ़ाई का, अध्ययन का, उस कक्षा में, तब उसको इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ महत्वपूर्ण बात आप ये देखिएगा, अगर आप ग्रामर ट्रांसलेशन का वीडियो एक बार देख लीजिएगा, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में इनमें सबसे पहले जोर दिया जाता है, क्योंकि वो कहते हैं ग्रामर इज द सोल ऑफ लैंग्वेज, तो ग्रामर तो सबसे पहले पढ़ानी है बच्चे को, है ना। रोट मेमोरी की उसमें बात की जाती है। यानी कि अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए दैट विच मेथड इज जस्ट अपोजिट टू द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, तो आपका जवाब होगा द डायरेक्ट मेथड इज द जस्ट अपोजिट टू द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ये आपको ध्यान रखना है। oral communication skill are built up in a careful graded progression organized around question and answer exchange between the teachers and students in small and intensive classes। यानी कि इसमें ग्रुप एक्टिविटी को इसमें प्रमोट किया जाता है। दिन प्रतिदिन के संबंध में छोटे छोटे प्रश्न बना करके प्रश्नों के उत्तर पूछे जाते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कि आज आपने सुबह खाने में क्या खाया, तो वो टीचर एक्सप्रेस करेगा व्हाट ईट व्हाट, है ना। ईट व्हाट, बच्चा उसे समझ जाएगा कि क्या खाया, उसको पूरा सेंटेंस वो बाद में बनाएगा, तो व्हाट डू यू हैव ईट टुडे, आज आपने सुबह क्या खाया, या मॉर्निंग में आपने क्या खाया। ये बात का फेज़ है, लेकिन आरंभिक फेज़ में ही उसमें टारगेट लैंग्वेज की शब्दावलियों का अधिक से अधिक प्रयोग होना शुरू हो जाएगा, मदर टंग का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं होगा, है ना। तो ये इसके प्रमुख एक मार्गदर्शक नीति निर्देशक इसके तत्व के रूप में डायरेक्ट मेथड के उभर करके सामने आते हैं। ग्रामर इज टॉट इंडक्टिवली, यानी कि सामान्य से विशिष्ट, जबकि इसका उल्टा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का वीडियो आप देखिएगा, उसमें वो डिडक्टिवली है ना, जिसमें उसमें सामान्य से विशिष्ट क्यों लिया जाता है। इसमें ग्रामर पे जोर नहीं दिया जाता, है ना। बच्चे को बस इंग्लिश से टारगेट लैंग्वेज को वो कॉम्प्रीहेंड करे। कॉम्प्रीहेंशन की परिभाषा, द टोटल अंडरस्टैंडिंग अबाउट एनी कंटेंट इज नॉन एज कॉम्प्रीहेंशन। बाद में हम इसकी चर्चा भी करेंगे, वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपसे बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ कॉम्प्रीहेंशन कौन कौन से होते हैं, किस तरह से उनको हम समझा सकते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। न्यू टीचिंग पॉइंट्स आर इंट्रोड्यूस्ड ऑरली, है ना। नए जो शिक्षण बिंदु हैं, अब यहाँ हम फिर बात सुनिएगा, टीचिंग पॉइंट और टॉपिक में क्या अंतर है, इसकी भी हम लोग चर्चा का एक वीडियो बनाएंगे। देखिए ये पेडागोजी है, दिस इज द साइंस ऑफ टीचिंग, और इसमें बहुत ज़्यादा एनालिसिस की जरूरत है, और इसी उद्देश्य को लेकर के मैंने आपकी इस यूट्यूब चैनल को बनाया, और बाकी मेरा और अन्य कोई उद्देश्य नहीं है ना। कॉन्क्रीट वोकेबलरी इज टॉट थ्रू डेमोस्ट्रेशन, ऑब्जेक्ट्स, पिक्चर। एब्स्ट्रैक्ट वोकेबलरी इज टॉट इन एसोसिएशन ऑफ आइडियाज। देखिए एक महत्वपूर्ण बात आप देखिएगा कि कॉन्क्रीट वोकेबलरी, देखिए तो वोकेबलरी के दो स्वरूप दे रखे हैं, कौन कौन से, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट कौन सी, वो वोकेबलरी जिन्हें आप दिखा सकते हैं, हार्डवेयर समझने के लिए समझ लीजिएगा, और वो वोकेब जिसका आप इस्तेमाल कक्ष में रियल ऑब्जेक्ट या हार्डवेयर के रूप में नहीं कर सकते, तो वो आपकी एब्स्ट्रैक्ट आपकी वोकेबलरी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे को आपको ये बताना है द डिफरेंस बिटवीन द स्मेल एंड एसेंस, है ना। स्मेल का अर्थ दुर्गंध भी होता है, लेकिन एसेंस का अर्थ खुशबू ही होता है ना। तो आपको जब, अब खुशबू को तो आप पकड़ नहीं सकते, खुशबू को तो आप, एसेंस या फ्रेग्रेंस को तो आप बच्चे को दिखा नहीं सकते,
है ना, तो उसे आप महसूस करने के लिए रिलेटेड विद द संवेदना, ये संवेदना से उससे जो रिलेटेड होगा, इसके लिए क्या होगा, इसके लिए आपका एसोसिएशन ऑफ आइडियाज, विचारों को के क्रम को एक दूसरे से जोड़ा जाएगा। और जहाँ तक जो कॉन्क्रीट वोकेबलरी है वो प्रदर्शन विधि द्वारा किसी कंटेंट को, सहायक सामग्री ले जा करके, पिक्चर ले जा करके उसको कक्षा कक्ष में समझाई जा सकती है। बोथ स्पीच एंड लिसनिंग या कॉम्प्रिहेंशन इज टॉट, सबसे महत्वपूर्ण बात देखिएगा, दोनों ही कॉम्प्रिहेंशन, यहाँ सबसे पहले लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात हुई है। लिसनिंग, ये मान के चलें, हम आगे आपसे जब बात करेंगे अगले वीडियो में, एक वीडियो आपके लिए हम बनाएंगे इससे रिलेटेड, दैट लिसनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बट द मोस्ट निग्लेक्टेड स्किल। आपने पढ़ा भी होगा फर्स्ट ईयर में या आपके कक्षा में आप अभी पढ़ रहे होंगे कि लिसनिंग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्किल है, लेकिन सबसे ज़्यादा उपेक्षित स्किल है ना। तो इसमें सबसे पहली बार डायरेक्ट मेथड में इस पर जोर दिया गया। तो यह बात आप ध्यान रखिएगा कि ग्रामर को इसमें स्पेसिफिक टू जनरल यानी इंडक्टिवली पढ़ाया जाता है, न्यू टीचिंग पॉइंट्स को ऑरली इसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है। दो प्रकार की वोकैब्युलरी की हमने चर्चा की, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट वोकैब्युलरी की बात की, और सबसे पहली बार इसमें लिसनिंग और स्पीकिंग दोनों स्किल्स को पढ़ाने पर जोर दिया गया। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड ग्रामर आर एम्फेसिस्ड भाई, बट नेचुरल जब ओरल है, स्पीकिंग है, तो उसमें प्रोनाउंसिएशन की तो जरूरत होगी, है ना। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन और ग्रामर के बारे में इसमें बताया जाता है, बोलने की ग्रामर, लिखने की ग्रामर नहीं। हाँ, इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे कि स्पोकन ग्रामर और रिटन ग्रामर में क्या डिफरेंस है, ये भी अंतर है। स्टूडेंट्स शुड बी स्पीकिंग अप्रोक्सीमेटली 80% ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लेसन। जब कक्षा कक्ष चल रहा होता है, कक्षा कक्ष में 80% जो टाइम है, बच्चे उस वक्त ऑरल एक्सरसाइज करते हैं, बोलने का काम करते हैं। स्टूडेंट्स आर टॉट फ्रॉम इंसेप्शन टू आस्क क्वेश्चंस एज वेल एज आंसर देम। बच्चों को खुद ये एक तरह से उनको इंसेप्ट किया जाता है, उनको एक तरह इंस्पायर किया जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछें। लेट एवरी चाइल्ड बी स्पीक का कॉन्सेप्ट इसमें है, जबकि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में ये नहीं है ना। ग्रामर ट्रांसलेशन में वो सबसे बड़ी कमी है। लेकिन ये कहता है कि हर बच्चे को बोलने दो, हर बच्चे को प्रश्न पूछने दो, और जितना बच्चा प्रश्न का जवाब देना चाहे उसको जवाब देने दो। ये एक बहुत बड़ी इसकी विशेषता है। ये आप इसका एनालिसिस हम कर रहे हैं कि इसमें शुद्ध उच्चारण पे जोर दिया जाता है। 80% जो लेसन का जो टाइम है वो बच्चे के बोलने पर, ऑरल एक्सरसाइज पे किया जाता है। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि बच्चे को प्रश्न पूछने के लिए और बोलने के लिए प्रेरित किया जाता है। चलिए बात कर लेते हैं क्या क्या इसकी विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं डायरेक्ट मेथड की। टीचिंग कॉन्सेप्ट्स एंड वोकेबलरी थ्रू पेंटोमाइमिंग। पेंटोमाइम का अर्थ क्या होता है? पेंटोमाइम का अर्थ होता है बनावटीपन। देख लीजिएगा, ये बड़ा अच्छा शब्द है, पेंटोमाइम यानी बनावटीपन। रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स एंड अदर विजुअल मटेरियल्स। अगर आप कक्षा कक्ष में वोकेबलरी को पढ़ाते हैं तो आपको पेंटोमाइम आपको करना होगा, है ना। बॉडी मूवमेंट आपको शो करना होगा। रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनको रियलिया कहते हैं। हम बाद में आपको इसके बारे में भी वीडियो में बताएंगे कि कितने प्रकार के जो आपके टीचिंग एड्स होते हैं, है ना। 2 प्रकार के टीचिंग एड्स होते हैं, कौन कौन से, उनकी हम आपसे चर्चा करेंगे, उनका हम एनालिसिस करेंगे। और अदर विजुअल, यानी कि इसमें विजुअलाइजेशन पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, इसमें कल्पना पे जोर नहीं दिया जाता, इमेजिनेशन पे जोर नहीं दिया जाता है, इसमें यथार्थ पे जोर दिया जाता है ना। कॉन्क्रीट जो है उस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। टीचिंग ग्रामर बाय यूजिंग इंडक्टिव अप्रोच, हमने पहले भी चर्चा की थी। हैविंग फाइंड आउट रूल थ्रू द प्रेजेंटेशन ऑफ एडिक्वेट लिंग्विस्टिक फॉर्म ऑफ टारगेट लैंग्वेज। इसमें ग्रामर पे इतना कोई ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता है, इंडक्टिव इसमें कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जाता है। सेंट इसमें ये सबसे बड़ी बात यह है, इसमें जो सबसे ज़्यादा जोर जो है वो स्पोकन लैंग्वेज पर दिया जाता है ना। सबसे बड़ी बात यह, अगर आज भी अगर हम एक बात कहें आपसे, इस पर बात करें नेटिव लाइक प्रोनाउंसिएशन, यह एक इंपॉर्टेंट बात है साथियों। नेटिव लाइक प्रोनाउंसिएशन, जैसे आजकल अगर आप डिक्शनरी में जब स्कैन देखिए, डिक्शनरी को भी स्कैन किया जाता है ना। ये भी रीडिंग का एक है। रीडिंग का जब हम आपके लिए एक वीडियो बनाएंगे तो हम आपसे विस्तार इसमें चर्चा करेंगे। टाइप्स ऑफ रीडिंग कौन कौन सी है, कौन कितने प्रकार की रीडिंग होती है, इसके हम आपसे बात करेंगे, है ना। तो नेटिव लाइक प्रोनाउंसिएशन होता है। जैसे मैं एक स्पेलिंग आपसे चर्चा कर रहा हूँ, स्पेलिंग सुनिएगा, CREATURE, ओके, CREATURE। इसको आप मनी मन बोलिए। आप अब उसका उच्चारण कीजिए। आप अकेले बैठे हैं, अपने साथ हैं, उच्चारण कीजिए। आप क्या उच्चारण कर रहे हैं? आप इसका उच्चारण कर रहे हैं क्रिएचर, है ना। जबकि आपको जान के आश्चर्य होगा, इसका उच्चारण क्रिएचर नहीं होता, इसका उच्चारण क्रीचर होता है। अब क्रिएचर उच्चारण क्यों हो रहा है? क्योंकि जब आप डिक्शनरी को जब आप स्कैन करेंगे तो जो ब्रिटिश हिंदी जो डिक्शनरी है, इंडियन डिक्शनरी है, उसमें क्रिएचर को सही बताया गया, जबकि वास्तु जो रियल प्रोनाउंसिएशन इसका जो है, इट इज़ क्रीचर, ठीक है ना। तो इसमें नेटिव लैंग्वेज का जो प्रोनाउंसिएशन है उसको भी इस पर स्वीकार किया जाता है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो भाई ये तो पक्की बात है कि
एक रात में तो कोई किसी को सेकंड लैंग्वेज सिखा नहीं सकता, तो इसमें टारगेट लैंग्वेज जब सिखानी है तो उसमें प्रथम लैंग्वेज का जो पुट आ जाता है बोलने का, मदर टंग का जो लहजा आ जाता है, उस लहजे को भी इसमें स्वीकार किया जाता है। द फोकस इज ऑन द क्वेश्चन आंसर पैटर्न, ऑरल क्वेश्चन आंसर पैटर्न्स पे इसमें सब, क्योंकि क्वेश्चन आंसर पैटर्न हम आगे और इसकी चर्चा करेंगे, वीडियो में बात करेंगे। देख क्वेश्चन आंसर की सबसे बड़ी बात क्या होती है, क्वेश्चन आंसर आपका कॉम्प्रिहेंशन लेवल बताता है ना। तो क्वेश्चन आंसर से टीचर को तुरंत पता लग जाता था कि आज कक्षा में मैंने जो पढ़ाया बच्चों को कितना समझ में आया है। ट्रांसलेशन से इसमें दूर दूर तक कोई इसमें मतलब नहीं है ना। ट्रांसलेशन ग्रामर मेथड के विरोध में मेथड आया है। कॉन्सेप्ट्स आर टॉट बाय मीन्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स बाय नेचुरल कॉन्टेक्स्ट थ्रू द मेंटल और फिजिकल स्किल्स ऑफ द टीचर ओनली। शिक्षक द्वारा प्राकृतिक रूप से इसमें पढ़ाया जाता है, एनालिसिस किया जाता है। शिक्षक किसी भी कंटेंट को पढ़ाने से पहले उसका एनालिसिस करता है और देखता है कि कितनी सारी एक्टिविटीज़ वो नेचुरली प्रोड्यूस कर सकता है। ओके, इसलिए इसे हमने पहले भी बात की थी कि इसे नेचुरल मेथड कहा जाता है। ओरल ट्रेनिंग हेल्प्स इन रीडिंग एंड राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग साइमल्टेनियसली। भाई लिसनिंग और स्पीकिंग जो है वो प्राइमरी लैंग्वेज स्किल से आगे